डिस्कस कर रहे हैं 2022 वाले क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 80 आज हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन है दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज गिवन बाय। तो ये जो प्रिंसिपल था मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाला, ये डाल्टन ने दिया था या डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको रखना है कि किसने दिया था। इम्प्रेस सिस्टम 11th कॉम अकाउंट्स का ये क्वेश्चन है। कैश बुक आता है, कैश बुक के अंदर लास्ट में आता है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक मतलब जिसके अंदर अराउंड कुछ हज़ारों में रुपए मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपये मिल गए और उस 10,000 रुपये का खर्चा लिखना होता है कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, और अगर पूरे खर्च हो गए हैं तो फिर ठीक है, बैलेंस ज़ीरो हो गया, और अगर पूरे खर्च नहीं हुए हैं तो कितना बैलेंस बचा है। फिर अगले महीने मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये बैलेंस बचा, तो अगले महीने कुछ 9,000 ही मिलेंगे, तो 10,000 की लिमिट रहती है। सो दिस इज़ कॉल्ड पिटी कैश बुक। अब इसके अंदर है एक इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो ये किस लिए ज़रूरी है, तो देखिए जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जैसे स्टेशनरी ली जा रही है, कोई एडवर्टीजमेंट का छोटा छोटा खर्चा हो रहा है, या कोई फेयर का खर्चा हो रहा है, या कोई छोटा सा मीन्स आपने कोई पोस्टेज कर दिया, स्टैम्प ले ली, तो इन सब के जो खर्चे होते हैं दीज आर कॉल्ड पिटी कैश बुक। तो पिटी पेमेंट्स के लिए यानी कि खुदरा भुगतानों में, खुदरा मीन्स जो पिटी होती है, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसमें यूज़फुल है। तो येस बिल्कुल यूज़फुल है, छोटी छोटी पेमेंट्स करने में यूज़फुल है। और ये वही पेमेंट्स होती हैं जो कि हर बार रिपीटेटिव, जैसे आज कोई पेंसिल खरीद ली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, 3-4 दिन बाद और कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी खरीद ली, तो रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। सो आंसर इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। सो इज़ हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स। देखो मैनेजर्स के लिए यूज़फुल तो होता है, बट ये ऊपर वाले जो पॉइंट हैं ये इसके अंदर ज़्यादा सही हैं। सो थर्ड वुड बी द आंसर। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, तो देखो सिस्टम अप्रोच अपना बड़ा सिंपल सा है। सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि आपने एक इनपुट दिया, मीन्स आपने मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, आपने वहाँ पे इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, उन्होंने आपको आउटपुट दे दिया और फिर आपने उनको फीडबैक दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक। देन व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टॉपिक्स गिवन है उससे रिलेटेड है। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट आप पढ़ रहे होंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर भी, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर यानी कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध मीन्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका प्रबंध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करती हूँ और मैं उसको प्रॉपर मैनेज कर रही हूँ, तो मैनेजमेंट क्यों कर रही हूँ, तो मेरा जो मैनेजमेंट काम है, पहली बात तो ओनली वाले तो पॉइंट्स मोस्टली ही गलत होते हैं। मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट एसेटेनमेंट नहीं है, उसके लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो ना कॉस्ट फाइंड करने के लिए। पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स तो उसको आप क्या ही मैनेज करोगे, जो पहले हो गया जो अभी हो रहा है उसको थोड़ी मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए होती है, भविष्य के लिए, कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, भविष्य के अंदर आपने क्या सोचा है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो आंसर वुड बी फर्स्ट, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ फॉर फ्यूचर। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये क्वेश्चन आपका रहेगा किससे रिलेटेड, ये रहेगा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, और या गवर्नमेंट बजट आपने पढ़ा होगा 12th इकोनॉमिक्स के अंदर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जहाँ पे आप जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा नोट्स प्रिंट करती है। क्यों प्रिंट करती है, क्योंकि उनका डेफिसिट हो गया है। डेफिसिट कैसे हो गया है कि उनके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो गए और जो उनकी इनकम है वो कम है। तो यानी कि बजट के अकॉर्डिंग उनके जो एक्सपेंसेस हैं दे आर मोर देन इनकम। तो उनके खर्चे ज़्यादा हो गए, मान लीजिए खर्चे हो गए 10 के और इनकम है 8, तो 2 रुपये का खर्चा ज़्यादा कर दिया। अब इस 2 रुपये को कहाँ से भुगतेंगे, तो वो और ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि 2 रुपये का फाइनेंस अब कहाँ से होगा। तो अब जब ऐसे होगा तो इस सिचुएशन से क्या क्रिएट होगा, तो मार्केट के अंदर जैसे ही नोट्स की अवेलेबिलिटी होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। यानी कि व्हाट वुड बी क्रिएटेड, इन्फ्लेशन वुड बी क्रिएटेड। सो आंसर वुड बी फर्स्ट, फर्स्ट इसका आंसर रहेगा।
वो रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो देखिए ये एक है अपने पास आरबीआई, जिसको एपेक्स बैंक बोलते हैं, और अपने पास बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये एसबीआई, पीएनबी और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, दे वांट लोन चाहिए इनको। तो ये लोन लेने के लिए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनसे पूछता है कि अच्छा बताइए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। तो अगर ये बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो वो बोलते हैं कि ठीक है मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब शॉर्ट टर्म लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, 12th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, 12th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मनी एंड बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड है। तो जब शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए लोन लेने जाते हैं और इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, तो उसे बोलते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, अगर एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म लोन टाइम के लिए लोन चाहिए, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो आरबीआई इनसे चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट ना बोलकर क्या बोलते हैं, बैंक रेट। सो बैंक रेट कहा जाता है ना। ये एक्चुअली आज एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। पहले क्या होता था, हम कुछ लिखते थे और फिर उसको ऐसे कट करते थे तो ये सभी हट जाता था। अब ये मुझे एक्चुअली आज यूज़ करना या तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ये मुझे बार बार क्लिक करना पड़ता है तब जाके ये सारा रब होता है। तो मैं सीख लूँगी अब इसको 1-2 दिन में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो किस रेट पर, अब यहाँ पे मेंशन तो है नहीं लॉन्ग टर्म लोन चाहिए या शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। अगर मेंशन होता तो फिर तो हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता भी, लेकिन यहाँ पे तो देखो ना, बस एक ही साफ ही गिवन है बैंक रेट। अगर ऑप्शन में बैंक रेट, रेपो रेट दोनों होता तो हमें कन्फ्यूजन होता कि कौन सी लोन की बात कर रहे हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द बैंक रेट, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स। बायर मोटिव्स, ये आपका मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोटिवेशन आपने पढ़ा होगा, मैस्लो थ्योरी पढ़ी होगी कि बायर मोटिव्स क्या होते हैं, यानी कि क्रेता की प्रेरणाएं क्या होती है। मान लो अगर आज मैं कुछ खरीदती हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, ऑब्वियसली मुझे आज किसी चीज़ की नीड होगी तो मैं कुछ एक्शन लूँगी। तो दैट इज़ बायर मोटिव। सो बायर मोटिव्स हैव देयर प्लेस और पोजीशन बिटवीन नीड्स एंड एक्शन। तो मान लीजिए आज मुझे एक ज़रूरत है, मान लीजिए मैं एक कॉमर्स की ही बुक लेकर आती हूँ, तो मेरी नीड है, तो मेरा उससे एक मोटिव जनरेट हो गया, और मोटिव जनरेट हो गया तो मैं मार्केट गई और मैंने वो बुक परचेज कर ली। सो एक्शन हो गया। तो नीड और एक्शन के बीच में क्या आता है, बायर मोटिव्स। अब ये देखिए, ये हमारे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये आपका 12th अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू 12th अकाउंट्स। पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो था वो सीबीएसई के सिलेबस में होता था, अब सीबीएसई से तो हट गया है, लेकिन यहाँ पर है अभी भी। तो 12th अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए हर कंपनी जो होती है ना, वो अपने सेफ साइड चलती है, तो वो कुछ रिजर्व बनाती है, जैसे कि जनरल रिजर्व बनाया, सीक्रेट रिजर्व बनाया, कैपिटल रिजर्व बनाया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया। तो यहाँ पे एक कंपनी क्या है, अ कंपनी is interested to redeem 5,000 preference shares of ₹500 each। रिडीम मतलब रीपेमेंट, यानी कि 5,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 5 जीरो, यानी कि 5 लाख रुपीज़ का रिडेम्पशन करना है। ठीक है, रिडेम्पशन करना है, उसके लिए आप कुछ नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आपको रिडीम करने हैं, सो यू वांट सम मनी एज वेल। तो आपने 20,000 के शेयर्स इशू कर दिए ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2। कितने ही प्रीमियम पे आप इशू करो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने बेसिकली जो 2 लाख शेयर्स हैं वो कितने में फेस वैल्यू हमें लेनी होती है, तो ₹10 में इशू करें, यानी कि आपके पास 2 लाख रुपीज़ आ गए। तो 5 लाख की ज़रूरत थी जिसमें से 2 लाख आ गए, और पूरे बाकी पैसे आपने फ्री रिजर्व से ले लिए। तो बताइए बाकी जो अमाउंट है वो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितनी ट्रांसफ़र करेंगे। सो सिंपल, 5 लाख माइनस 2 लाख इज़ द आंसर, सो आंसर वुड बी 3 लाख। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर हम कितना ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर हमें कितना ट्रांसफ़र करना होता है, जितना हमें रिडेम्पशन करना है। ठीक है, जितना हमें, इसकी एंट्रीज़ वगैरह के साथ थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आपने एंट्रीज़ वगैरह की हैं। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर आपको जितने पैसे रिडीम करने होते हैं माइनस जितने आपके पास नए इशू होकर आ गए, तो जितना बचता है वो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो, क्योंकि उन्हीं से तो आपको पता चलेगा ना कि भाई मुझे ये एक सेफ साइड होती है कि अगर ये पैसे हम थोड़े से रिजर्व करके रख लेंगे तो रिडेम्पशन के टाइम पे हमें काम आएंगे। तो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 3 लाख रुपए रखेंगे, 2 लाख रुपए आपके पास इशू से आ जाएंगे, सो यू वुड बी ईजिली रिडेम दैम। देन आ जाता है अपने पास पे बैक पीरियड। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये आपका पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है
और आपका जो मीन्स एनुअल जो रिसिप्ट्स हैं तो उसको डिवाइड करते हैं तो पे बैक पीरियड आ जाता है। मैं पहले आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो मैंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और हर साल मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 10/1 यानी कि 10 साल लगेंगे मुझे अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने में। ये मैंने आपको विदाउट एनी डिस्काउंट फैक्टर और विदाउट कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करके बताया है, इन्फ्लेशन वगैरह बिना कंसीडर करे हुए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको हाई लेवल का मिलेगा। क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट था 40 लाख का, जिससे आपको यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हो गया 40 लाख, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला ही है अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो यानी कि ऊपर तो अपने हमारे पास आ जाएगा 40 लाख, ऊपर तो आ गया हमारे पास 40 लाख। नीचे हमें एनुअल जो रिसिप्ट्स हैं वो पता करनी है, तो वो बोल रहे हैं आपकी जो एनुअल इनकम है वो है 6 लाख आफ्टर डेप्रीशिएशन। अगर आफ्टर डेप्रीशिएशन नहीं होता तो हम डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस करते, बट आफ्टर डेप्रीशिएशन ही है तो ठीक है, कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। बट बिफोर टैक्स तो आप टैक्स माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें तो आफ्टर टैक्स चाहिए ना। तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो 6 लाख का 50% कितना हो गया, 3 लाख, यानी कि 6 लाख में से आपने 3 लाख टैक्स दे दिया, तो अब आपके पास प्रॉफिट कितना बचा है, 3 लाख बचा है। अब हमें क्या करना होता है, वापस से इसके अंदर डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करना होता है। तो डेप्रीशिएशन कैसे कलेक्ट करोगे, फाइंड करोगे, 40 लाख है, 40 लाख का 12.50, तो देखिए 40 लाख है, आप 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको सॉल्व भी करके बता देती हूँ। जैसे 40 लाख है, मल्टीप्लाई 12.50 और परसेंट, तो नीचे आ गया 100, फिर ये 2 ज़ीरो जाएंगे तो 2 ज़ीरो, तो 4 ज़ीरो हो गए, तो अपने ये 4 ज़ीरो तो कट गए। अब 1 2 3, तो 3 तो अपने पास आ गए 0, और 125 4 जा 500, तो इनकी डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 5 लाख। तो अब जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 3 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 8 लाख। तो अब हमें 40 लाख को किससे डिवाइड करना है, 8 लाख से डिवाइड करना है। तो 8 लाख को 40 लाख से डिवाइड करेंगे यानी कि 5 साल में आपका पैसा वापस आएगा। सो आंसर वुड बी 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या इंक्लूडेड नहीं होता। ये आज मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है आज, क्योंकि बार बार मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करना पड़ रहा है, तब जाके ये रब हो रहा है। चलिए देखिए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अंदर गिवन है। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है वॉल राइटिंग, दीवारों पे लिखवाना, सो ऑब्वियसली इट इज़ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स ऑब्वियसली बाहर ही लगाएंगे आप, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपके गले में कुछ टांग रखा है और बोला है कि टैक्सी फेयर इतना और हम वहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग। कहीं आप मार्केट में गए, कोई पर्सन खड़ा है और उसने अपने गले के अंदर या अपने हाथ में लिया हुआ है कोई बैनर सा, और उस पर लिख रहे हैं कि मतलब डूड्स एंड डॉल शॉप्स हियर, तो इस तरफ है, उसको बोलते हैं सैंडविच मैन एडवर्टाइजिंग। तो ये भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग ही होती है। आउटडोर आउटडोर आउटडोर, ये बोल रहे हैं क्या आउटडोर एडवर्टाइजिंग में नहीं आता, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब आप देखो, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो कभी कभी अगर ऐड आ जाती है, सो दैट इज़ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सो दैट इज़ नॉट आउटडोर एडवर्टाइजिंग। सो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज़ द आंसर। आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या नहीं है, नॉट पूछा है तो नहीं पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज हमने डिस्कशन किए क्वेश्चन नंबर 71 to 80। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकल्स आप करते रहिए, एंड येस हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी चल रहा है काफ़ी डिटेल के अंदर, और काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छा भी लग रहा है। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल शेयर द डिटेल्स विद यू। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।